थे आज की इस लेक्चर में, जिसमें हम आज लॉरेंज रूपांतरण समीकरण पे चर्चा करेंगे। लॉरेंज रूपांतरण समीकरण गैलीलियन रूपांतरण का ही विस्तृत रूप कह सकते हैं आप। अब रूपांतरण समीकरण को जैसे आप लोग परिभाषित करना चाहें तो आपके पास ये है लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। अब सवाल ये आया कि इसको परिभाषा कैसे दें, तो वही परिभाषा ले लीजिए आप कि किसी दो निर्देश फ्रेम में, किन्हीं दो निर्देश फ्रेम में किसी प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित स्थिति और समय के निर्देशांकों में संबंध दिखाने वाले समीकरण को लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब ओ के द्वारा जो स्थिति और समय निर्देशांक मिला है किसी घटना का, और ओ डैश के द्वारा जो स्थिति और समय निर्देशांक मिला है किसी घटना का, उन दोनों के बीच जो संबंध आएगा वो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब इस चित्र पे ध्यान देंगे आप। ये चित्र है आपका। इस चित्र में इस चित्र में एस और एस डैश दो निर्देश तंत्र हैं। प्रारंभ में टी बराबर टी डैश बराबर 0 समय पर दोनों एक दूसरे के संपाती थे। संपाती थे मतलब समझ में आया ना, एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए थे। वाई से वाई डैश, जेड से जेड डैश और एक्स से एक्स डैश अक्ष आपस में मिले हुए थे, और ये जो प्रेक्षक ओ और ओ डैश दिख रहे हैं ना, वो भी एक दूसरे से मिले थे। अब क्या होगा, जब आपका फ्रेम एस डैश वी वेग से धनात्मक एक्स दिशा में गति करते हुए आगे बढ़ेगा, और किस प्रकार से आगे बढ़ रहेगा कि इनके वाई और वाई डैश अक्ष एक दूसरे के समांतर हो और जेड डैश अक्ष एक दूसरे के समांतर है, बिल्कुल चित्र के हिसाब से। तो मान लेते हैं ये कोई ए बिंदु है, या ए कोई घटना है, या ए कोई कण है जिसके ओ के सापेक्ष यानी कि फ्रेम एस के सापेक्ष स्थिति और समय निर्देशांक कितना है आपके पास, ये है एक्स वाई जेड टी, और ओ डैश के सापेक्ष एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश है। हम लोग को करना क्या है, इन दोनों में संबंध दिखाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गैलीलियन रूपांतरण में तो पहले ये संबंध निकाल चुके हैं, है ना भाई? क्या निकाले थे आप? तो एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी निकला था, वाई डैश बराबर वाई निकला था, जेड डैश बराबर जेड निकला था, और टी डैश बराबर टी निकला था। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसका प्रतिलोम भी निकाल लिए थे हम लोग, है ना? याद आ गया प्रतिलोम भी। लेकिन ध्यान देना, यहाँ ये जो ओ पे प्रेक्षक है ना, जो ओ पे आप प्रेक्षक ले रहे हैं, ओ और ओ डैश पे, वो प्रकाश के वेग से वहां से निकल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि वहां जो प्रेक्षक है या वहां पे कोई प्रकाश स्रोत स्थित है, ये कहिए सी वेग से गति कर रहा है। इस कंडीशन में आपने पहले ही कहा था कि गैलीलियन रूपांतरण में संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रकाश से बहुत कम वेग वाले कण के लिए या बहुत कम वेग वाले निकाय के लिए ही लागू होगा, उसमें संशोधन करना था। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ये समीकरण है, ये लॉरेंज गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी है, और वाई डैश बराबर वाई है, जेड डैश बराबर जेड है, और टी डैश बराबर टी है। तो आपके हिसाब से तो ये भाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप पहले ही बता चुके हैं कि प्रकाश का वेग जो होता है उसमें प्रेक्षक और स्रोत की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और आइंस्टीन ने यह भी कहा था कि समय जो होता है वो परिवर्ती होता है, निश्चर नहीं होता। तो इसलिए टी डैश बराबर टी आया। तो इस केस को हम लोग हटा दिए, ये तो नहीं हो सकता, और ये भी संभव नहीं। अब संशोधन करना है तो हम ये मानते हैं कि ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हो जाएंगे ये दोनों। और रहा सवाल इसका, तो आप तो सीधा सीधा सा जवाब देंगे भाई, क्योंकि पहले वाले स्थिति में और इस स्थिति में दोनों में ही वाई वाई डैश और जेड जेड डैश अक्ष एक दूसरे के समानांतर हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब अगर ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाना है तो आप कहते हैं कि एक नियतांक की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपके उस समीकरण में ये रख दिया। ठीक, क्या रखा?
आपको दिखाया कि एक्स डेस बराबर के एक्स माइनस वी टी, या एक्स बराबर के एक्स डेस प्लस वी टी डेस। इसी प्रकार से आपने कहा टी डेस इज नॉट इक्वल टू टी। अब हम लोग को टी का मान भी निकालना है, ठीक है, यानी कि टी डेस और टी में क्या संबंध है वो भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए अब इस पे हम लोग अपना डेरिवेशन प्रारंभ करते हैं। अभी तक केवल ये आपका पुराना नॉलेज था, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से इतनी चीजें आप जान रहे थे, और चूंकि संशोधन करना है इसलिए आपने के नियतांक लिया और टी डेस को टी के बराबर नहीं है ये दिखा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि डेरिवेशन शुरुआत कहाँ से करें। बिल्कुल गैलीलियन रूपांतरण का संशोधन से ही शुरुआत करेंगे। ये आपका समीकरण बना, यहाँ पे कोई डाउट थोड़ी आ रहा है। एक्स बराबर के एक्स डेस प्लस वी टी डेस निकल आया, डाउट थोड़ी है इसमें, क्लियर है ये वाला लाइन। अब दूसरा क्या आएगा, इसको हल करें अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, के को इधर ट्रांसफर कर दो, आप पक्षांतर कर दो के का, और के को अगर आप पक्षांतरित कर देते हैं तो क्या निकल के आ रहा होगा, ये देखिए, के उधर पक्षांतर हो गया, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई था इसका गुणा था, तो एक्स बाई के कितना आ गया, एक्स डेस प्लस वी टी डेस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक्स डेस को इधर पक्षांतर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बाई के माइनस एक्स डेस आएगा, ठीक, और ये आ गया आपका वी टी डेस। क्लियर है यहाँ तक, डाउट तो नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स और एक्स डेस है, तो अगर एक्स डेस को हटा दे तो इसका मान रख देते आप, तो एक्स डेस का मान कितना होगा भाई, के एक्स माइनस वी टी। संशोधन कर रहे हैं ना, तो के एक नियतांक आपने लिया है, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है, वी टी डेस एक्स बाई के माइनस के एक्स माइनस वी टी। अब के को एक्स से गुणा कर दे तो के एक्स आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये माइनस हो गया, और माइनस माइनस का फिर से प्लस हुआ, तो के और वी टी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुणा कर दो उसका, तो के वी टी आ गया। डाउट है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको फिर से हल करते हैं। इसको जब आप हल करेंगे तो क्या मिल के आएगा, एक्स वन बाई के, ये देखो, माइनस के वी टी, ठीक है। अब मेरे को के यहाँ से कॉमन निकालना है, तो मैं एक काम करूँ, के का इसमें गुणा कर देते हैं, सॉरी के का उसमें गुणा करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, वो ये हो गया के, और यहाँ नीचे में हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। तो के कॉमन निकाल दें अगर, ये के कॉमन निकल आया, तो क्या बच जाएगा यहाँ, वन बाई के स्क्वायर, है ना, माइनस वन आ जाएगा, प्लस के टी, ठीक है। तो टी डेस का मान क्या निकला, के एक्स बाई वी वन बाई के स्क्वायर माइनस वन प्लस टी आ गया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। हाँ, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ये कहेंगे अपने उस चित्र में, देखिए आपको मैं पहले ही बोला कि यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है और वो सी वेग से बाहर निकल रहा है विभिन्न दिशाओं में, तो x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, t समय, तो c बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग x का मान निकालें तो c बराबर कितना हुआ, x बटे t, तो x का मान कितना आएगा, ct। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से o डेस से जो निकल रहा है उसको x डेस दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, मान लेते हैं t डेस समय लग रहा है, तो c का मान कितना आ जाएगा, c का मान कितना आएगा, यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें, देखो भाई, इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी कितनी, x, वेग कितना c, तो समय कितना लग रहा है t। मैं पूछता हूँ x का मान निकालना है, तो आप लोग बोलोगे दूरी बटे समय, तो ct कितना आएगा, x के बराबर। और वैसे ही मैं बोलूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी, x डेस है, और वेग c है, और समय कितना t डेस है, तो ये कितना आ जाएगा, c बराबर x डेस बटे t डेस, क्योंकि c तो c ही रहेगा ना, उस पर प्रेक्षक या स्रोत के वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हर दिशा में c ही होता है। तो कितना आ गया, ये c t डेस बराबर x डेस आ गया,
डाउट है? ये क्लियर हो गया कहाँ से आया ये? अब इसको आप अपने समीकरण पे रखिए। ये देखो मैंने क्या बोला, माना प्रकाश को x तथा x' दूरी तय करने में यदि t और t' समय लगता होगा तो x बराबर कितना आएगा ct, और x' का मान कितना आ जाएगा ct' के बराबर। ठीक है, समझ में आ गया? अब अपने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को देखिए, जिसको में आपने संशोधन किया था उसके हिसाब से x' बराबर k x माइनस vt आया। तो x' का मान रखें तो कितना होगा ct' बराबर, यहाँ पे ये दब जाएगा असली में, ये समीकरण आ रहा है। ठीक है, इसके हिसाब से यहाँ तो ये वाला समीकरण आ गया। ठीक है, अब यहाँ x' का मान रख दिए तो ct' k x माइनस vt, और x का मान कितना है ct है। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा भाई, t कॉमन है, देखो यहाँ ct' बराबर ktc माइनस v आएगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग इस समीकरण को बदल देते हैं, दूसरा समीकरण ले लेते हैं। ये इस समीकरण में देखिए x बराबर x' प्लस vt', यहाँ k रहेगा, k लेना ही पड़ेगा आपको, तो इसको आप सुधार के k लीजिएगा। यहाँ x बराबर k x' प्लस vt' आया। क्लियर हुआ? x का मान कितना ct के बराबर है, x' का मान कितना ct' के बराबर है, और ये vt' आया। तो हमारे पास ये दूसरा समीकरण बन गया। ये t' यहाँ और t' यहाँ एक कॉमन निकल आया। क्लियर हुआ? ये समीकरण 2 था वो, और ये समीकरण 3 ले लो इसको आप। अब अपने नोटबुक में ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देख के दोनों को गुणा करिए, समीकरण 2 और 3 का गुणा करिए। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका c और इसका c दोनों मिलके c की घात 2। ठीक है, t और t' मिलके tt' मिल जाएगा। दूसरे साइड में देखिए, यहाँ क्या है kt' और उधर क्या था, समीकरण 2 में क्या था kt था, तो ये कितना हो जाएगा k² tt' आ जाएगा ना। अब यह क्या हुआ, c माइनस v समीकरण 2 का और c प्लस v समीकरण 3 का। अब ये देखिए tt' कट गया, क्या बचा c की घात 2 k की घात 2 a ऋण b और a धन b, तो ये हो गया a² माइनस b²। समझ में आया? अब इस पूरे नंबर को इधर पक्षांतर कर दो, तो अगर पक्षांतर कर दिए तो क्या बना, एक नया समीकरण बन के आ गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अब यहाँ से ये देखिए c की घात 2 अगर यहाँ कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ c की घात 2 नहीं था, तो ये यहाँ पे डिवाइड हो गया, और ये c और ये c कैंसिल, क्या बचा 1/1 माइनस v² बाई c², किसके बराबर k² के बराबर। अब अगर इस स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे आप, इधर पक्षांतर करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ये अगर इधर पक्षांतर कर देंगे तो वर्गमूल होगा, तो स्क्वायर रूट से या वर्गमूल से ये 1 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा उसके अंदर। ये बन गया आपका k की वैल्यू। इसको आपने समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया, ये वाला। राइट, k का मान कितना निकला 1/√1 माइनस v² बाई c²। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? शुरुआत कहाँ से की है हम लोग, दो निर्देश फ्रेम लिए थे s और s', प्रेक्षक o और o' के सापेक्ष हम लोगों ने उसके स्थिति और समय निर्देशांक निकाले, x y z, और t o के सापेक्ष निकाला, और o' के सापेक्ष क्या निकाले आप x', y', z' और t' लिए हैं। एकदम सही ना। फिर आपने क्या किया, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के हिसाब से आपने कहा कि भाई उसमें संशोधन करना है तो एक नियतांक k लेंगे और t' इज नॉट इक्वल टू t करेंगे, मतलब t' को t के बराबर नहीं लेंगे। तो आपने कहा भाई हमको k का मान निकालना है, तो उसके लिए आपने क्या शुरुआत किया, फिर से शुरुआत कहाँ से किया कि भाई k का मान निकालना था, तो x दूरी तय करने में कितना समय लगेगा प्रकाश को। अगर प्रकाश का वेग c ले लेते हैं हम लोग, तो उस स्थिति में आप क्या कहेंगे, उस स्थिति में आपने सीधा सीधा सा कहा कि भाई x दूरी तय करने में t समय लग रहा है, किस वेग से, c वेग से, तो ct बराबर कितना होगा x, तो x' बराबर कितना आएगा ct'। दोनों समीकरण बनाए, दोनों को आपस में गुणा किया और k का मान हमारे पास निकल आया। अब इस k के मान को आप
अपने समीकरण नंबर 1 में रखिए। और इसको बहुत ध्यान से देखना आप, क्योंकि मेरे इस स्क्रीन के हिसाब से काफ़ी बड़ा और लेंदी इक्वेशन हो गया है ये। तो आप लोग अपने नोटबुक में इसको नोट करिए और एक एक करके मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा करते जाइएगा। तो समीकरण 1 में के का मान रख देते हैं। तो चलिए, ये आया आपके के का मान। के का मान कितना होगा? 1/√(1 - v²c², ये x/v। के का मान कितना होगा? तो 1/k² था वहाँ, तो के की जगह 1/√(1 - v²c² का होल स्क्वायर आएगा, -1 + t। अब ये वर्गमूल का होल स्क्वायर हो रहा है, तो क्या आएगा भाई? यहाँ से ये रूट हट जाएगा इसका, और ये 1/1/1 v²/c², ये ऊपर चला जाएगा। तुम्हारे समीकरण में क्या परिवर्तन आएगा? ये परिवर्तन आ गया। क्या निकल के आया? ये निकल के आया 1/1 - v²/c², x/v, 1, ये माइनस से अलग कर लेना इसको ना, 1 - v²/c² -1, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस t। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको देख लो अच्छे से आप। ये वाला लाइन समझ में आया ना? यहाँ पे कैसे हुआ ये? k² का मान रखे तो 1/√(1 - v²/c² है, ये माइनस है, तो इसका स्क्वायर होगा तो 1/1/x अगर है, इसको आप लोग क्या लिखते हैं? x/1 लिख देते हैं। तो ये पूरा का पूरा नंबर ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये समीकरण बन के आ जाएगा। ये ठीक है। क्या निकल के आया? t' बराबर 1/1 - v²/c², t - xv/c²। यहाँ तक ये आपका t' और t के बीच का संबंध निकल आया। दिखा? अब k का मान फिर रख देते हैं। अब रूपांतरण समीकरण चाहिए ना भाई आपको, तो रूपांतरण समीकरण चाहिए, तो आपने ये कर दिया। पहले समीकरण है x' बराबर x - vt होता था, उसमें आपने k रखा है, तो k की जगह कितना हो गया? ठीक, वेरी गुड, इतना आया। x' बराबर 1/√(1 - v²/c², x - vt, और y' इज y, तो समांतर है इसलिए, और t' इक्वल टू 1/√(1 - v²/c², t - x/v, x × v/c², ये आ गया। अब इसका प्रतिलोम क्या होगा? तो x' के हिसाब से अगर निकालें तो अब इसका प्रतिलोम निकालना है, तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर x' प्लस vt' होता है ना भाई, k रहेगा इसमें, तो 1/√(1 - v²/c², x' प्लस vt', y इक्वल टू y', z इक्वल टू z'। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे ये समीकरण ध्यान दीजिए आप, t, वहाँ पे t' कितना लिखे हैं आप? t' पे ध्यान दीजिए, 1/1 - v²/c², t - xv/c²। अब यहाँ x और x' में हम लोग क्या संबंध निकालेंगे? अगर हम ये कहें कि फ्रेम s' v वेग से आगे बढ़ रहा है, तो s' के सापेक्ष फ्रेम s v वेग से पीछे चलेगा। जैसे आप रोड में चल रहे हों, और अगर आप रोड के किनारे के पेड़ को देखो ध्यान से, तो अगर आप आगे जा रहे होते हैं तो पेड़ उसी वेग से पीछे आ रहा होता है कि नहीं? और उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है मतलब हम लोग क्या कहेंगे सदिश में? उल्टा मतलब ऋण होता है ना भाई। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस x की जगह ऋण x' रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये रख दिया। क्या आया? 1/√(1 - v²/c², t' प्लस x' v/c²। ये है आपके लॉरेंज रूपांतरण समीकरण का प्रतिलोम। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये तो प्रकाश के वेग रहेगा c की वैल्यू, तब तो ठीक है, मान लिए, लेकिन अगर प्रकाश का वेग नहीं है तो क्या ये लागू होगा? चलिए चेक करके देखते हैं। ये रहा हमारा पेन, मान लेते हैं यहाँ पे ये जो v का मान है वो c के मान से बहुत कम हो जाए।
तो क्या होगा यहाँ, ये देखिए ये वाला नंबर एक छोटे नंबर में बहुत बड़े नंबर को भाग देंगे तो इसका मान कितना होगा, बहुत ज्यादा कम, मतलब लगभग नगण्य। अब नगण्य हो गया तो यहाँ क्या होगा, 1/√1, मतलब क्या आया, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी। क्लियर है, क्लियर हुआ। अब आपका दिमाग सीधा सीधा इसी पे होगा कि टी डैश बराबर टी कैसे आएगा। चलिए देखते हैं टी डैश बराबर टी कैसे आ रहा है। यहाँ फिर उसी चीज को लगाइए, ये v² / c² की वैल्यू कितनी, नगण्य हो जाएगा। क्यों नगण्य होगा, क्योंकि v का मान c के मान से बहुत 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 छोटा है। तो ये कितना हो गया, ये पूरा भी ये सब मिलके 1 हो गए। यहाँ देखिए अंदर v/c² है, नगण्य हुआ ना भाई। अधिकतम संख्या के वर्ग को एक न्यूनतम संख्या से भाग देंगे आप तो नगण्य। नगण्य मतलब क्या, ये खत्म है ना भाई। ये वाला जो टर्म होगा आपका ये 0 हो गए, ये 0 हो गए। तो क्या निकल के आया, टी डैश बराबर टी। तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण के फायदा समझ में आया। फायदा ये रहा कि ये प्रकाश के वेग के लिए भी लागू हो जाता है, यानी कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण भी बन जाता है। और अगर कम वेग की बात करेंगे, न्यूनतम वेग की बात करेंगे, तो ये गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में भी बदल जाता है। ठीक है, ये है लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये जो 4 इक्वेशन निकल के आए हैं उसको याद रखिए आप। मैं बस इतना बोलूंगा कि इस डेरिवेशन को आप लोग तैयार जरूर करिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और अगर कहीं कुछ डाउट हो तो हम लोग इसको फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आगे के जितने टॉपिक हैं इस यूनिट के, अब जो बचे हुए टॉपिक हैं वो इसी पे बेस है, इसी के हिसाब से होगा वो। इसलिए आपका इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या क्या किया एक बार सोच के देखिए आप। गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में मॉडिफिकेशन चाहिए था, संशोधन, तो आपने के लिया और टी डैश को टी के बराबर नहीं लिया। और उसके बाद आपने क्या किया, भाई हम के का मान निकालेंगे बोले आप। उसके लिए आपने कहा कि एक्स दूरी तय करने में प्रकाश का वेग c है और समय t है, तो x की जगह ct लिख सकते हैं और x डैश की जगह ct डैश लिखेंगे। फिर आपने k का मान निकाला और वो जो समीकरण निकाला था आपने t और t डैश के बीच में, उससे आपने क्या कर दिया, t और t डैश के बीच में एक संबंध निकाल दिया और लॉरेंज रूपांतरण समीकरण बनाया और उसके प्रतिलोम बताया। और ये भी सिद्ध कर दिया आपने कि इसमें अगर वेग काफी कम होगा प्रकाश के वेग से, तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण गैलीलियन रूपांतरण समीकरण जैसा हो जाता है या बन जाता है, जैसे आपने देखा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सबको लॉरेंज रूपांतरण समीकरण समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो देखने के तुरंत बाद मैं ये भी आशा कर रहा हूं कि आप तुरंत इसको एक बार रिवीजन करके देखेंगे, ताकि कहीं कुछ डाउट हो तो उसको आप पुनः वीडियो देख के क्लियर कर लें, या फिर ये मैसेज मेरे तक सेंड कर दो आप। ठीक है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में कोई डाउट अब नहीं है आपको, मैं ये मान लेता हूँ। इसके बाद हम लोग इसके उपयोग करके देखेंगे और जिससे ये समीकरण आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।